नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के कृत्या टॉक में। आपको मालूम ही है कि कृत्या तरह-तरह के विषयों पर टॉक रखती है, संवाद रखती है और आज जो संवाद है बहुत ही युवाओं के साथ में है और कुछ अलग विषय पे है, जो कृत्या का सामान्यतः विषय नहीं रहता है। हालाँकि हम जो हमारे टॉक शो में हम विभिन्न विषयों को लेते हैं, लेकिन आज जो हमारा है वो जो स्टोरी है, कहानी है और कहानी के जो क्रिएशन और रिक्रिएशन है उसमें कितनी शक्ति और कितना उसमें आत्मलीनता होती है और कितना उसमें क्रिएशन होता है, कल्पना होती है। इस विषय पे हम आज के नए लेखकों से, कहानीकारों से बात करेंगे और नए कहानीकार जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत उम्दा लिख रहे हैं, जिनके कारण मैंने फिर से कहानी पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं तो बहुत सालों से मैंने कहानी पढ़ना बंद कर दिया था। तो मैं आपको परिचित करवाती हूँ। पहले ये अनक शर्मा से तो आप परिचित ही हैं। अनक नमस्कार शर्मा, मैम। नमस्कार आप सब की तरफ से भी। और राहुल श्रीवास्तव, आप दोनों की कहानियाँ मैंने अभी पढ़ी हैं और आप लोग सब पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो मुझे इसलिए भी ये लगा कि इन लोगों की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जीवन से जुड़ी हुई हैं और उतनी ही कल्पना भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अधिकतर जो कहानी लेखन या जो लेखन चल रहा है हमारे साहित्य में, वो अभी तक साहित्य के विद्यार्थी कर रहे थे। ये दोनों अलग विषय में हैं। अनघ तो ओमान में होटल मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं और राहुल तो बिल्कुल ही अलग लाइन में है। ये फिल्म में है, एडिटिंग में है और ये इनका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। फिल्म एडिटिंग के साथ में ये खुद छोटी फिल्में बनाते हैं और उसके बाद में कहानियाँ लिखते हैं। इनकी कहानी की जो एक शैली है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है, बहुत ही मौलिक है। ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल मौलिक है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ज़मीन से ही निकली है और इस ज़मीन से निकलते हुए वो ऐसे धरातल में या ऐसे लोगों के पास हमें ले जाती है जो जिनको हम करीब-करीब भुला बैठे हैं। तो आज हम इन दोनों जो युवा कथाकारों से बात करेंगे, जो युवा अपनी आयु के अनुसार हैं, लेकिन बहुत इनमें एक योग्यता है और गंभीरता है। पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि ये कहानी विधा आपने कैसे चुनी? क्योंकि आप साहित्य तो सब पढ़ते हैं, लेकिन आप साहित्य के विद्यार्थी शायद नहीं हैं अनघ और शायद जी राहुल मैम। आप भी नहीं हैं। मैम मेरा घर साहित्य वालों का है। मेरे नाना और मेरे दादा दोनों ही प्रिंसिपल हैं और मेरी बुआएँ पढ़ाती हैं, लेक्चरार हैं। तो लिटरेचर का वैसे बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे घर में। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मेरी चाची लोग आते थे छुट्टियों में, तो शिवानी के उपन्यास लेकर आते थे ये लोग। पढ़ने के बाद छोड़ जाते थे तो मतलब उनको पढ़ के और भी कई तरीके के फ़िक्शन पढ़ के, पर लिखना जब शुरू किया था तो बहुत आड़ी-टेढ़ी कविताएँ थीं और कहानी लिखने से पहले मैंने एक शिवजा नाम का लघु उपन्यास लिखा था 2005 में। उसके बाद धीमे-धीमे फिर समझ आती गई कि किस तरीके से लिखना है। पर मुझको लगता है कि कविता का जो एस्थेटिक वैल्यू है वो मुझको कम समझ में आती है, तो मैं उस मैं मतलब मेरी मेरी ज़मीन उतनी पुख्ता नहीं है कि कविता की लिखाई की जा सके। उसके लिए जिस तरीके का पेशेंस और जिस तरीके का काम चाहिए उतना डिसिप्लिन मुझ में कम है, तो इसलिए मैं कहानियाँ लिखता हूँ। बट ये मेरा अपना मानना है। तो चलिए राहुल, आप तो बिल्कुल ही अलग वातावरण से आए हैं और बहुत अलग तरीके का काम करते हैं। हाँ, अ, आप फ़िल्मों में होने के कारण कहानी से कहीं न कहीं जुड़े हैं। लेकिन जो मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं, वो बहुत ही एक नए प्रयोग भी हैं उसमें। जो 1-2 कहानियाँ तो आपने जो अनपब्लिश्ड मुझे भेजी थी, वो तो बहुत ही नए प्रयोग थे। तो आप का क्या कहानी लिखने का तरीका है?
मुझे लगता है हम सब की नियति है कि कहानी लिखनी थी। अनघ ने जैसे बताया कि उनके परिवार में इतना प्रभाव था, उसके बहुत ही उल्टे हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं था दूर दूर तक, और उल्टा पढ़ते थे तो मेरे पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते थे। उन्हें लगता था कि ये मैथ साइंस में 55 और 57 नंबर लाने वाला अगर ये कहानी पढ़ने लगा तो बर्बादी जो है अगले दरवाजे पे खड़ी है और कभी भी घुस जाएगी। तो उसके चलते बहुत दूर रखने की कोशिश की गई, पर मुझे ये लगता है कि जब हम सबकी नियति होती है अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से पहुंचते हैं। हाँ, ये जरूर था कि कहानी पढ़ने का बहुत मजा आता था, जितनी भी थी, चाहे नमक का दारोगा से लेकर और पुरस्कार से लेकर जो जो मिला वो पढ़ते गए। और वो कहानी ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो जो किताबें मिलती गई छुप के या कहीं से भी या किसी लाइब्रेरी में वहां पढ़ ली। घर पे सिर्फ सरिता आती थी और जिसमें मैं ये पति से लेकर वो बच्चों के मुख से वो भी पढ़ डालता था जितना भी पढ़ पाऊं, क्योंकि वही घर पे आती थी, सरिता और मनोरमा ही आ पाती थी। तो इसलिए वो पढ़ता रहा। और इलाहाबाद में जो सबसे अच्छी चीज हुई, क्योंकि वहां पे सभी लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके या तो लिख रहे हैं, नहीं तो नाटक में व्यस्त हैं। और इलाहाबाद बहुत कहूंगा किस्मत वाला रहा कि इलाहाबाद में पैदा हुआ, क्योंकि वहां पर फिल्म सोसाइटी है और उसके जो उसको चलाते हैं संचालक हैं श्री महेश चंद्र चट्टोपाध्याय सर। वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड भी थे और अब तो रिटायर हो चुके हैं, 80 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है फिल्म सोसाइटी को जिंदा रखा। और वो बड़ा अच्छा रहा कि मैं कुछ कहानियां पढ़ रहा था और कुछ कहानियां ऐसी देख रहा था जाके उस फिल्म सोसाइटी में, जो मुझे आम फिल्मों में देखने में कहीं मिलती नहीं थी। और मैंने जब सर से पूछा कि सर ये कहानियां ये कैसे कही जाती है, मतलब ये जो विजुअल्स देख रहा हूँ ये तो नॉर्मल फिल्मों में दिखता नहीं है। बोले ये तो फिल्म इंस्टीट्यूट में ही होता है, वहीं सीख पाओगे। मैंने कहा सर वहां जाना है फिर। तो फिर उन्होंने बड़ी तुरंत नहीं लेकिन काफी दिन परीक्षा लेने के बाद मदद की। तो हमें लगता है कि वो जो कहानी आपने जो बोला, मैं मुझे नहीं लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा प्रयोग किया होगा, लेकिन वो जो फिल्मों के देखने की आदत, वो कहीं ना कहीं जो मेरी मेमोरीज भी हैं बहुत ही फोटोग्राफिक है। मतलब मैं अगर कोई भी चीज वो लिखता हूँ तो मुझे वो सारी चीजें जो बीती हुई हैं या वो काफी इमेजेस के रूप में रहती हैं, तो मैं उसी तरह की इमेजेस लिखने लगता हूँ और वो कहानी में ढल जाती है। मुझे सच बताऊं, मुझे खुद नहीं पता वो कैसे होता है, हमें लगता है कि वो नियति है इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि आप फिल्मों से जुड़े हैं तो मैं चाहूंगी कि ये जैसी इस तरह की जैसे आपकी पूरी कहानी है, इस तरह की कहानियों पे जो फिल्में बनती हैं, मतलब फिल्में इंसान के साथ में नहीं, आपने वो जापान के जो फिल्म बहुत प्रसिद्ध, नाम भूलती हूँ फिल्म, जो डायरेक्टर हैं उनकी अकीरा बहुत सी ऐसी कुरोसावा फिल्में या हैं। हाँ हाँ हाँ, या यस, जिसके जैसे जैसे स्क्रिप्टेड अवे जैसी इस तरह की फिल्में हैं, इस तरह की फिल्में हमने इंडिया में नहीं बनाई हैं। अगर इस तरह की या इस तरह की फिल्में भी बहुत सुंदर बन सकती हैं। अनक, अगर अच्छा। मैं आपसे ये बातचीत पहले सुन लेता तो सच बता रहा हूँ कहानी लिखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आप इतनी ड्राफ्ट लिख के और इतना मेहनत करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ बहुत ही सरप्राइज हूँ। और क्योंकि आपने 2013-2021 तक का बताया, और सच कह रहा हूँ अगर नहीं लिखा होता या काम नहीं तो मेरी हिम्मत टूट जाती। मैंने कहा इतना धैर्य नहीं लिखने में, लेकिन लेकिन आपका पर गजब है। मैं उनका सुनता हूँ, मैं मनोज रूपड़ा जी के लिए सुनता हूँ, वो 20-22 ड्राफ्ट लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा, मतलब चूहे की कहानी तो इतनी ऐसी उसमें सरपट दौड़ती है कि आप कहीं पे विराम नहीं लेती। ऐसा नहीं होता कि हमने कहानी थोड़ी सी छोड़ी फिर इसके बाद चलो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, वो विराम ही नहीं लेती है। ये तो आपने बहुत, या तो इतनी सरपट लिखी होगी और या तो आपकी कहानी इतनी ज्यादा पक गई होगी मन में कि आपको लिखने में उतना बहुत ज्यादा समय लगा। कितना समय लगा चूहे कहानी लिखने में? नहीं, मैं आपको बताऊं, इसमें जो सरपट वाला चक्कर है, ये इसकी दो दो बातें हैं। एक तो सबसे अच्छी बात ये रही कि मैंने साहित्य की पढ़ाई नहीं की। अगर कर लेता तो कहीं ना कहीं सिद्धांतों और थ्योरीज में फंस जाता। और जो मैंने पढ़ाई की वो पढ़ाई की एडिटिंग की फिल्म इंस्टीट्यूट से। तो एडिटिंग में यही कहते हैं तब घुसो जब मेन मीट हो सीन में, और इससे पहले कि वो मीट कम हो निकल आओ। मतलब बात की बात रखो और आउट हो जाओ सीन से। तो वो शायद वो जो ट्रेनिंग है वो दिमाग में ऐसी रहती है कि एक भी शब्द एक्स्ट्रा जाता है तो लगता है लिखा क्यों, क्योंकि इसको पढ़ के क्या मिलेगा। हम लोग जैसे स्क्रिप्ट भी जब लिखते हैं किसी चीज की, तो यही कहा जाता है कि ये रेडियो प्ले नहीं है, ये विजुअल है। अगर ये विजुअली कोई चीज कही जा रही है तो कोई जरूरी नहीं है इसके लिए डायलॉग लिखा जाए। उसी तरह उस कहानी में मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक हो गया, इसके आगे अगर मैं व्याख्या करने लगूंगा तो इतने हम लोगों के पास शब्दकोश है कि उस मनस्थिति को या परिस्थिति को अगले 2 पैरा या 200 शब्दों तक लिख सकते हैं। फिर मुझे ये लगता है कि इसके बाद लिखना तो लगता है कि किसी ना किसी हम
तरीके से उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो शायद जो संपादन या एडिटिंग की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे ज्यादा फंक्शनल होती है कि उतना किया, उसके बाद अगला दृश्य क्या कह रहा है। इससे पहले कि आपने, अगर आपको ऐसा लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई जान के कि मेरी एटलीस्ट एक ट्रेनिंग तो सही हुई है जीवन में वो एडिटिंग की, कि आप इससे पहले कि उस सीन में बोर हुए या सोचे, नजर हटाएं, आपको अगला एक फैक्ट खड़ा मिलता है, आप सोचते हैं कि इसको भी खत्म ही कर लें। और तो यही है। तो मैं पकाने का ये है कि मैं कहानी सोचता रहता हूँ। और पहले तो हिंदी लिखने में बड़ी तकलीफ थी क्योंकि पेन पेपर छूट गया और लैपटॉप पे नहीं था, पर अब मोबाइल में जो एक मिल गया है हिंदी में सीधे टाइप कर सकने का, तो मैं लिखता जाता हूँ। और फिर वो शायद 2-3 दिन बाद एक साथ बैठता हूँ, मेरा एक ही साथ का सिटिंग होता है 6-7 घंटे का, और फिर मैं वो कहानी को खत्म करके उठता हूँ और उसके बाद 2-3 दिन बाद एक बार फिर से। और ये आदत भी वही है एडिटिंग वाली। हम लोग कोई भी चीज जब एडिट करते हैं सीन या फिल्म का, तो एडिट करने के बाद उसको छोड़ देते हैं और 2-3 दिन बाद वापस जाते हैं सीन को देखने कि क्या ये अभी भी वो काम कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो आओ इसको री एडिट करते हैं। तो मैं लगता है मैं अपनी एडिटिंग की ट्रेनिंग से, और हर कोई अपनी अपनी ट्रेनिंग से आता है, मैं अपनी एडिटिंग की ट्रेनिंग से कहानी लिखता हूँ, इसीलिए शायद रोचक बनी रहती है। पर मुझे अभी तुम्हारी हाल फिलहाल में परसों कहानी पढ़ रहा था, चूहे, बहुत शानदार कहानी है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार कहानी है। एक और तो उस कहानी में ये है कि तो रवानगी तो है ही, दूसरी बात ये है कि मुझे ये लगा कि वो जो विद्रूपता है समाज की वो इतनी कठोर है, और कहानी पढ़ने की इच्छा हो रही, जबकि मेरे जैसी बहुत चूहा जैसा दिल है मेरा, तो मैं जब किसी क्रूर चीज को पढ़ती हूँ या क्रूर फिल्में देखती हूँ तो मैं वहां से हट जाती हूँ क्योंकि मैं उसको सहन नहीं कर पाती। लेकिन उस फिल्म को, उस कहानी को मैं पढ़ती रही, मतलब तो वो क्रूरता नहीं लगती, और आखिर में तो वो पूरी क्रूरता है। मतलब वो बच्चा चला ही गया एक तरह से मिला हुआ पानी दे के, और तब भी हमको हमारी जो सहानुभूति उस बच्चे के साथ बनी रहती है। तो ये जो चीज है उस बच्चे के साथ जुड़ना, वो एक बहुत कमाल की चीज है। आपको भी लगा ना, आपने पढ़ी है जी, तो? पूरी कहानी में एक मतलब मुझे लगा कि पहले पहले उससे जहाँ जहाँ वो अपनी माँ और मामा की बात सुनता है, तभी से उसके बच्चे के संग एक एम्पैथी बन जाती है कि आगे जो होगा देखा जाएगा, पर ये बड़ा प्रोटेक्टेड करके चलना है इस बच्चे को। हालांकि हम कहानी के बीच में नहीं है, वहां नहीं है, उस परिवेश में नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, पर एक तरीके का प्रोटेक्शन वाली फीलिंग कि इस बच्चे को बचा के रखा जाए, ये कहीं मामा के संग ना निकल जाए, ट्रेन में बैठ के ना निकल जाए। ये बहुत सारी चीजें पढ़ते में चलती रही। हम्म। हमें डर लगने लगता है, पाठक को डर हाँ, लगने लगता है कि कहीं ये क्या करेगा लेकर जाकर, कहीं इस बच्चे को मार ना दे या बाप उसको मार ना दे, ये डर लगने लगता है पाठक को। और वो बच्चे के साथ उसकी सारी सिंपैथी बनी रहती। तो ये कैसे बनाई जी। राहुल आपने? ये कैसे बनाई? सच बोलूं तो मेरे पिता इससे ज्यादा क्रूर हैं। अच्छा। ये तो सिर्फ उसका एक अंश है। अगर मैंने पूरा लिख दिया होता तो शायद लोग बोलते हैं ये तो मजाक लिख रहा है, ऐसा कहीं होता है क्या? क्योंकि कई लोग ने लिखा कहानी के रिएक्शन में कि ये ऐसा कहाँ होता है। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ 10% सच्चाई लिखी है, अगर 100% लिख दूंगा तो इसको तुम लोग फिक्शन नहीं पल्प मान लोगे। तो पल्प फिक्शन नहीं है ये। तो काफी कुछ था, ये इससे ज्यादा थे, पर उन सबको अंतर ये था कि वो पुलिस में नहीं थे और ना ही मैं उनको मार पाया। लेकिन ये था कि वो इससे ज्यादा क्रूर और हिंसक थे, और उनको इसमें मजा आता था। एक तरीके का उनका कैरेक्टरिस्टिक वो था कि वो अगर किसी तरीके, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा थे, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो सारी चीजें जो है ना वो हर कहानी में प्रेरणा बन के आती हैं। मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद लिख भी नहीं पाता, क्योंकि उनका जो हिंसक रवैया देखा बचपन से, वो हिंसा इतनी ज्यादा थी कि कभी कभी लगता था कि कोई बाकी लोग, आसपास के लोग इस चीज को समझ पाएंगे भी कि नहीं। जब कहानी लिख रहा था तो उसमें बहुत सी चीजें होंगी जो ब्रिज बनाने के लिए, जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी कल्पना की यूज हुई होगी, लेकिन अगर मैं उसको बोलूंगा तो 1 या 2% ही बोलूंगा। तो लेकिन मजा तब आता है ये सुन के, जो लोग बोलते हैं इतना कहाँ होता है, झूठ बोलते हो, इतना थोड़ी हो सकता है कोई। तब मुझे बहुत मजा आता है होता है, सुन के, क्योंकि होता है, तब होता है। तब मैं इतना उससे ज्यादा अब दुख से कि मैं किस दुख में जिया, उससे ज्यादा सक्सेसफुल इस बात में महसूस करता हूँ कि लोग इस चीज को मान नहीं रहे हैं कि ऐसा संभव भी है, पर है। और ये सिर्फ 10% है, उसका ब्यौरा है सिर्फ। जी, बिल्कुल ऐसा एक्चुअली समाज के अंदर, जैसे कहते हैं ना मनोविज्ञान में, एक तो जो हमको दिखता है तो बहुत आखिर शिला ही शिला दिखती है, जो दिखता है वो बहुत सुंदर सुंदर दिखता है,
और नहीं, हमारे साथ ही साथ ना ये मैं इसको किसी हिंदू धर्म या मनुवादी उसमें नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन एक बना दिया है कि मेरा भी ये मानना है, पूछता हूँ सवाल सभी से कि यदि सबके माता पिता देवता होते हैं तो इस देश में भ्रष्टाचार और बलात्कार कौन करता है? मुझे इसका जवाब नहीं मिलता। अगर सभी कहते हैं कि मेरा बाप माँ बाप देवता, मतलब मैं अपने इलाहाबाद में अपने रिश्तेदारों को जानता हूँ, अपने दोस्तों को जिनके फादर लेबर मिनिस्ट्री में है या लेबर ऑफिस में है या पीडब्ल्यूडी में है, जिन्होंने घूस खा खा के बड़े बड़े मकान खड़े कर लिए, और लेकिन उनके बच्चों से पूछिए, मेरे पिताजी ने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। अगर भाई सबके माता पिता देवता, तो फिर इस देश में भ्रष्टाचार कहाँ से आया? और इस देश में बलात्कार कौन कर रहा है? ये इसका जवाब किसी, बस सबको एक ही चीज कहनी है फेसबुक में, माता पिता देवता तुल्य हैं, और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और जो इसका विरोध करता है वो फिर वही हो जाता है कि आप एंटी नेशनल हो जाते हैं। जब आप किसी सवाल पे किसी चीज पे सवाल उठाते हैं, आप इस बड़ी चीज पे सवाल उठा दीजिए कि भाई ऐसा कैसे, बोलेंगे ये जो नालायक है, ये परंपरा का सम्मान नहीं करता। तो सवाल वही बना हुआ है कि ऐसा नहीं है। सारे अगर माँ बाप महान होते तो आज ही, और मैं मानता हूँ, मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ और मैं मानता हूँ कि ये जो, अगर सबकी मैं कहीं ना कहीं जाके जो गांठ है, चाहे वो बड़े से बड़ा जैसे वो निर्भया कांड भी हुआ था, उसमें भी एक आध के जब मनोवैज्ञानिकों ने वो किया था अध्ययन, उसका बचपन से डिप्रिवेशन था एक लाइफ में, कि उसको कभी वो प्यार नहीं मिला था, किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा था, इसलिए सबका कथारसिस अलग है। कोई उस कथारसिस से निकल के हो सकता है कहानियां लिखने लगे, या उस कथारसिस से गुजर के हो सकता है वो क्रिमिनल बन जाए। तो सबकी गांठ किसी कहीं बचपन में फंसी हुई है, वो जो उसने जिया है। इसलिए मुझे लगता है, मैं इसीलिए अक्सर बात करता हूँ कि जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट, ये बड़ी बड़ी बातें सोसाइटी को बनाने की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जो आपके सामने बच्चा है उसको बचपन सही दे दो। अगर उसको बचपन सही मिल गया ना, तो वो जो आपका समाज बनने वाला है वो सही हो जाएगा। वरना बाकी तो बातें बड़ी बड़ी करते रहो जीवन भर की, तो उसका कोई अंत है नहीं। नहीं, उनको नहीं तो ये भेजते जब जो मेरी भी दो बेटियां जब मेरी भी 2 बेटियां हुई, वो देखिए मेरी भी 2 बेटियां हैं आपसे भी। तो मेरी जब 2 बेटियां हुई तो कई लोगों का यही था। पहली बात तो अस्पताल में मेरे मिठाई बांटने में कई लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको जैसे लगा कि ये शायद थोड़ा बॉम्बे से आया है तो मूर्ख टाइप का होगा, वरना लड़की होने पे मिठाई और जमादार और सबको पैसे भी दे रहा है। मतलब मैं शब्दों को उससे नहीं कह रहा हूँ, जो स्वीपर जो थे या जो वहां पर काम कर रहे थे, तो कुछ थोड़ा सा पगला सा होगा शायद, या इसको बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि लड़कियों में कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता है। और दूसरा, कई लोगों का था, अरे लड़की अच्छा है, कृष्णा होता तो मजा आता। जैसे हम वो तो मेरे कृष्णा हस्बैंड जैसे मेरे मेरे हस्बैंड पास हाँ इसरो तो में था थे कि मेरे हस्बैंड, तो हाँ, इसरो में थे, और जो सेकंड बेटी हुई तो उसका रंग थोड़ा सांवला सांवला, क्यों, अपने बाप पे गया था, तो कोई क्या कर सकती है वो बेचारी। तो एक तो अरे काली हो गई और दूसरा लड़की हो गई, मुंह पे कह कह के लोग जा रहे हैं भाई, तो वो नहीं अपने नहीं, बाप पे मैंने ही तो गई बड़ा है। बॉम्बे में मेरी दूसरी बेटी हुई तो मैं बड़ा अच्छा वो था, बड़ा मुझे हंसी भी आती है। मैंने डॉक्टर से बोला था कि ये हो गई, इसके बाद मुझे नहीं चाहिए, मैंने पहले से बता दिया था। तो डॉक्टर, जब मेरी बच्ची ऑपरेशन से हुई तो बाहर आके बोली, मैंने कहा आपने वो सब कर दिया ना जो ऑपरेशन जरूरी है, इसके बाद अब बच्चे होने की संभावना ना रहे। तो उन्होंने, नहीं लड़की हुई है। मैंने कहा तो नहीं आप श्योर हैं? हमने कहा ऐसा, आप अंदर जाएं और वो फेलोपिन ट्यूब अगर हाथ मिला के नहीं दिखाएंगी तो मैं इस हॉस्पिटल का पैसा नहीं देने वाला। तो बेचारी डर के गई और लाके उन्होंने हाथ में दिखाया व्हाइट कलर का कि ये, हमने कहा अब सही है, इसके बाद नहीं। उनका यही उम्मीद थी कि अब लड़की हो गई तो कैसे फेलोपिन ट्यूब निकाल दें, मतलब अभी तो लड़के के लिए आदमी को कोशिश करना है। और ये आप ये सोचिए कि वो एक महिला डॉक्टर बता रही है, क्योंकि उससे भी, उसके पर भी दबाव है कि कुछ गड़बड़ हो गया। उन्होंने बोल दिया कि वापस अब लड़का चाहिए कुछ सालों बाद। उन्होंने ये भी सलाह दी कि रुक जाइए, शायद आपकी सोच बदले। हमने कहा आप चुपचाप जाएं, जितना आपसे कहा है वो कर दें, और मुझे फेलोपिन ट्यूब नहीं दिखाएंगे तो मैं आपको नहीं देने वाला पैसे। तब उन्होंने जाके वो काम किया। है मेरे करीबी दोस्तों ने 2 लड़की के बाद लड़का पैदा किया, क्योंकि उन्हें अभी भी चाहे, मेरी पीढ़ी के लोगों ने। और अभी भी लड़कियों को हर जगह स्कूटर में बैठा के छोड़ के आना, बाहर मंडराते रहना, दोस्तों के साथ कभी अकेले नहीं जाने देना। वो पता नहीं किस बात की सुरक्षा है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी वैसे तथ्य है कि हमारे कई ग्रुप होते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के। तो अक्सर मैंने देखा जिस तरह की क्लिप्स फॉरवर्ड होती हैं, और इस उम्र में वीडियो क्लिप या बातें हैं, कहीं मैं सोचता हूँ कि अगर ये सोच ऐसी रखते हैं तो कभी भी अपनी लड़कियों को छोड़ नहीं पाएंगे ये। क्योंकि इनको अभी भी अगर 45 साल की उम्र में वो वीडियो आपस में करके एक संतुष्टि मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी नजर में अभी वो खोट है, इसलिए शायद अपनी बिटिया को या अपनी बेटी को भी मुक्त नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको पता है कि मेरी नजर में ये जब है तो सामने वाले पुरुष की नजर में यही होगा। ये बात सही है, ये बात भी सही है, बिल्कुल। और ये कहानियों में आना चाहिए, ये झकझोरना चाहिए पाठकों को
और इसीलिए अभी कहानी की जो जरूरत है वो बढ़ रही है। इस कहानी में बार बार पढ़ के इसलिए भी लग रहा था क्योंकि मेरे भी फर्स्ट कजिन है, उनका बेटा जो है उसको ऑटिज्म है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं अप्रोच ऑटिज्म। तो मेरे दिमाग में कई दिन से था कि उनके जीवन को लेके कुछ एक ऐसी कहानी गढ़ूं, लेकिन वो जो आपने एक समानांतर कहानी स्थापित की ना, उस तरह से मैं कभी सोच नहीं पा रहा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। क्योंकि मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरी कहानी उनके दोनों के अपने द्वंद्व और उस बच्चे के साथ उनके रिश्ते पे ही सीमित थी, लेकिन जब आपने ये खोला, ये जो कैनवस खोला ना, ये कहानी को कहीं और ले जाता है। आपकी कहानी हो सकता था उनके बीच की बातचीत, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं, एक फिल्म है द रेवोल्यूशनरी रोड, उसमें भी एक केट विंसलेट और लियोनार्डो डिकैप्रियो के बीच की है, उनकी फैमिली किस तरीके से दोनों के बीच में तनाव आता है और सब कुछ होता है, और एक एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी लगी थी कहानी पढ़ के कि वो जो बार बार वो जिस तरीके से वो नॉर्थ ईस्ट वाली औरत अपनी कहानी को लेती है और ये अपने क्राइसिस को समझते हैं। इसीलिए हमको बहुत पर्सनली वो की, क्योंकि मैं अप्रोच ऑटिज्म के जानता हूँ। और ये इसीलिए मुझे कभी कभी बड़ी समस्या होती है जब कोई ये बोलता है कि यार कहानी रिकॉर्ड कर दो हम सुन लेंगे, उससे मुझे बड़ी उलझन होने लगती है। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई कार चलाते हुए हॉर्न के बीच में, दो मैसेज की टू टू के बीच में ये, और कैसे वो कहानी सुन के समझ पाएगा, क्योंकि जो कहानी में लिख रहा हूँ मैं खुद ही इतनी क्रिस्प लिख रहा हूँ कि आप पढ़ो और आप उसमें थोड़ी देर रहो। तो कोई बोलता है ना वो रिकॉर्ड हो जाती है तो मुझे थोड़ी उलझन होने लगती है। मैं जानता हूँ भविष्य यही है कि आपको कहानी सुननी पड़ेगी, पढ़ने वाले लोग बचेंगे नहीं, लेकिन शायद वो जो ट्रेनिंग इसी के चलते वो फ्लो बना रहता है। और ये बात डिस्कोर्स की भी है, जो आप अनक की बात करें ना, या अनक, मैं चूंकि अपने लिखे पर नहीं बोल सकता, लेकिन अनक जो, या अनक जैसा और भी सब लोग जो कर रहे हैं, कई लोगों का ये मानना होता है ना कि यार ये कहानी पढ़ के होगा क्या, या फिर इससे मिलेगा क्या। मतलब वो जब मतलब जो डिस्कोर्स की बात है किसी को करनी नहीं है, डिस्कोर्स है क्या, अरे आगे हम बढ़ेंगे कैसे जब हम डिस्कस नहीं करेंगे कि किस बात, मुद्दा क्या है, तो हम क्या चाहते हैं। मतलब बढ़िया सी चीज आए, वो लड़की मिली, उसने उसको चिट्ठी दी, उसने उसको चिट फेंकी, फिर उसने मुस्कुराया, बोले तुम डोसा खाओगे, डोसा खाया, 1 मिनट में इश्क की कहानी जो बना दी ना आपने नाटक जैसी। लोगों को बड़ा मजा आया क्योंकि वो 7 सेकंड के रील देख रहे हैं, तो उन्होंने 60 सेकंड में कहानी भी सुन ली और उनको लगा वो कहानी सुन रहे हैं। तो हमें डर लग रहा है, क्योंकि आपने जो फिल्मों की बात शुरू में की थी, तो हमें डर लग रहा है। कई लोग बोलते हैं अरे यार जाते हैं मजा लेने के लिए जाते हैं कि सोचने के लिए जाते हैं। तो जब सोचोगे नहीं तो यही होगा जो अभी भी हो रहा है। वो जो अभी किस्सा हुआ है, एक अभी भी दलित लड़के को मार दिया गया, उसने सवर्ण के घड़े से पानी पी लिया टीचर के, क्योंकि आपको अभी भी लगता है सब सही हो चुका है। तो जब तक सब सही हो चुका है अगर मान लिया तो नहीं होगा। वो डिस्कोर्स जिंदा रखना ही तो शायद काम है, कहानियों के थ्रू, ऐसी फिल्मों के थ्रू, ऐसे गानों के थ्रू। वरना गटकाले सैया अल्कोहल से बहुत मजा आता है सुनने में। एक क्योंकि फिल्मों की बात आई तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप कहते हैं कहानी की जो एडिटिंग वगैरह, शायद एडिटिंग तो उसकी भी होती थी। मैंने सुना था जैसे लूडो कहानी है, उसकी कोई कहानी लिखी नहीं गई थी और वो बस करवाते रहे थे उसी समय कि जो मर्जी है तुम बोल दो, इस तरह से मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था। क्या ऐसा भी होता है क्या फिल्मों में? ऐसे भी है, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसे भी लेखक है या डायरेक्टर है? नहीं, ऐसा है, क्या होता है कि जब आपको मार्केटिंग करनी होती है ना, तो आपको इस तरह की वाहियात बातें क्रिएट करनी पड़ती हैं। अच्छा। ठीक है, इसे निहायत ही घटिया और वाहियात बातें क्रिएट इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमें देयर इज अ कंजम्पशन फॉर दिस क्रैप, देयर इज अ कंजम्पशन फॉर दिस शिट। तो लोग क्या सुन के, हाँ सच्ची, ऐसा कोई भी विधा नहीं है जिसमें बिना लिखे सीन की जरूरत के बिना, आपको क्या लगता है सारे कलाकार बाहर बस में बैठे रहते हैं, जब जिसको मन हो बुला लिया, कुछ भी बोल दो, सबको कुछ भी पहना दिया? अरे प्रोडक्शन होता है, कैमरामैन को पता होता है कितना सीन शूट करना है, किस तरह की लाइट ला रहा हूँ, कैमरा मूवमेंट क्या होगा। एक दिन में जब मैं भी शूट करता हूँ, कोई 100 से लेकर 150 लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो ये हो सकता है कि मैं या कोई भी डायरेक्टर बोले यार सुनो ये लाइन है, इसको थोड़ा सा ऐसे करें क्या, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है, इसलिए हम इम्प्रोवाइज, इसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। पर कुछ भी नहीं पता था, कहीं भी मन आ रहे थे, ये सारी मार्केटिंग गिमिक्स हैं। इसे जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है अच्छा। और जैसा आपने देखा होगा कि अक्सर जब फिल्में आने वाली होती है तो वो पर्टिकुलर एक्टर सोशल मीडिया में कुछ हरकत करता है, उसके 4 लोग विरोध करते हैं, फिर वो कुछ ऐसा डालता है और फिर जैसे होता है फिर वो अपनी सुषुप्ता अवस्था में मेढक की तरह जाके हिबरनेशन में चला जाता है। वो फिर आता है 3 साल बाद, जब उसकी फिल्म आने होने पर उसके पहले एक स्टेटमेंट देता है भारत के ऊपर, समाज के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, फिर कुछ बवाल होता है। तो ये मार्केटिंग गिमिक्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है फिल्म बनाना, कतई मजाक नहीं, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि जो सिर्फ एक कैमरा आता है, सिर्फ कैमरा, मैं उसके आसपास खड़े लोग नहीं बोल रहा हूँ, वो पर डे का ही 50-60 हजार रुपये पड़ता है। बाकी छोड़ दीजिए, बाकी लाइट छोड़ दीजिए, वो छोड़, तो ऐसा कोई मजाक नहीं करते हम लोग।
बहुत ही प्लानिंग करते हैं और 3-3 4-4 महीने पूरी टीम सिर्फ प्लान करती है कि किस सीन को कब कैसे शूट करें और आर्टिस्ट की डेट को कैसे मैच करें। तो ये सारी बातें बिल्कुल से बेकार है। ये गिमिक हो सकता है, ये अब गिमिक प्रोपेगेंडा नहीं, हो आपको सकता है। बताऊं, कई कई लोगों से बात की और बड़ा, आप यूट्यूब में ही देखिएगा, एक कई जगह बात होती है तो कई लोगों ने बोला अरे वो नवाज साहब बहुत ही गरीब घर के थे, खाने को पैसा नहीं था नवाजुद्दीन पे। तो एक गुफ्तगू का इरफान साहब, सैयद इरफान साहब करते हैं इंटरव्यू, सबका राज्यसभा में पहले करते थे फिर एकता के लिए। एक नवाज का गुफ्तगू पे, नवाज भाई का वो है इंटरव्यू, और बोल रहे पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं मैं बड़े गरीब घर का हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग जमींदार लोग हैं, हमारा टाइटल नंबरदार है। तो चक्कर क्या है कि वो फिल्म को पब्लिसाइज करने के लिए, जो इसको मैं बुरा नहीं मानता क्योंकि मार्केटिंग एक विधा है, विपणन एक विधा है। आपको कैसे आई बॉल्स मिलें, आप कैसे लोगों को आकर्षित कर पाएं, आप जितनी भी कहानियां बनाएं, अगर आपकी फिल्म लोगों तक पहुंचती है किसी भी कारण से, अच्छे बुरे किसी, तो हम खुश हैं। मतलब वो कहानी आप तक, क्योंकि अदरवाइज आप उसको देखते भी नहीं है, क्योंकि उसके जुड़ी आप कोई घटना से जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें फैलाई जाती है, और जब फिल्म अगर अच्छी निकल गई तो मार्केटिंग अच्छी हुई, नहीं निकली तो बाकी तो बहुत से फैक्टर है उसके गलत होने को। लेकिन ये सारी बातें जो है वो सिर्फ, मैं उसको बहुत एक लाइन बोलता हूँ, सोशल मीडिया क्रैप, नथिंग एल्स। मतलब ये कुछ नहीं है, ये सब बेकार। और अगर किसी को भी होगा तो सिर्फ नवाजुद्दीन और गुफ्तगू गूगल कर ले और 3 मिनट से सुन ले, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं तो खुद कह फिर रहे हैं। हाँ, जब नवाज ने ये बात कही उससे दसियों साल पहले से ये बात होगी, और नवाज को मालूम होगा हर फिल्म जब उनकी आती है कि ये है बहुत गरीब घर का लड़का है, फिल्म में आ गया, तो क्यों नहीं उन्होंने कहा? उनको क्यों आप जरूरत पड़ी कि उनका आज इंटरव्यू हो? आज मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस दिन मेरी फिल्म आने वाली होगी और मैं आपको ऐसे ऐसे उटपटांग किस्से बताऊंगा मार्केटिंग में, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप सजग हो, लेकिन जो जो मोबाइल हाथ में लेके 1 GB का डेटा में सुबह से शाम रील देख रहे हैं ना, मैं उनके लिए बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आके टिकट लें मेरा। तो मैं आपको ऐसी वाहियात बातें बोलूंगा, आप बोलेंगे ये वही राहुल है, ये प्रमोशन के लिए क्या क्या बोल रहा है। और मैं वो करूंगा क्योंकि मेरी फिल्म जो है ना 22, 25, 30 करोड़ की वो चलनी है। उसको चलाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि मेरी फिल्म में मैंने मेहनत से अच्छी कहानी लिख के बनाई है। अगर दर्शक तक नहीं पहुंची, चाहे कंट्रोवर्सी करना पड़े, चाहे उसके लिए बम फोड़ना पड़े, फोड़ूंगा। मतलब आतंकवादी गतिविधि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह मैं रहा हूँ समझ बम गया। फोड़ना मतलब शाब्दिक उसमें, वो करूंगा। और ये सब करते हैं, मजबूरी होती है, क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए बम फोड़ना पड़ता है, बहुत पुराना है, हमने सुना हुआ है। तो क्या होता है, ये जिस तरह से लोग खोए हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आप करते हैं, फिर आपको लगता है अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे ऐसा क्यों बोल दिया आमिर खान ने, अरे बच्चन साहब ऐसा क्यों बोल दिया। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनती हैं, तब उनको ये फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, यू हैव बिकम अ प्रोडक्ट, you have become a product of the system. I will also become a product of the system the day I direct a film, because there are financiers, there are producers who have invested crores of money on my story. और फिर मैं उनसे बोलूँ नहीं नहीं जी मैं सात्विक ढंग से फिल्म चलाना चाहता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं सुनता है। बोलता है मार्केटिंग टीम है, ये गॉसिप करनी पड़ेगी, ट्विटर पे थोड़ा सा हंगामा करना पड़ेगा, तभी आई बॉल्स मिलेंगे। सब करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं। चलिए आपकी इतवार वाली फिल्म की भी बात कर लेते हैं। नहीं, ये कहानी मैंने खुद ही लिखी, स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखी और खुद ही डायरेक्ट किया, और फिर वो हॉटस्टार पे आ गई। कई लोग कमेंट भी कर रहे थे नीचे की, तो इतवार फिल्म यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी, ITWAAR करेंगे। कुमुद मिश्रा, लुबना सलीम जी हैं, और उदित नारायण जी ने उसमें गाना गाया है लास्ट में। तो ये कहानी एक्चुअली ऐसे आई कि मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ इतने सालों से, और फ्रीलांसर होने के नाते मेरी लाइफ में अक्सर ऐसे मौके आते हैं कि जब मैं खाली बैठा रहता हूँ, मेरे पास काम नहीं होता है और मैं चिड़चिड़ाता रहता हूँ। उस चिड़चिड़ाहट में मुझे अपने घर में, अपने घर के बाहर सब कुछ बुरा लगने लगता है। मतलब सड़क पे खड्डे मेरे गहरे हो जाते हैं, लोगों का सिग्नल पे जंप करना, मेरे मुंह से गालियां निकलती है, मुझे हर चीज खराब लगती है। लेकिन जैसे ही मेरे मन का काम हो जाता है और मैं खुश रहता हूँ, तो मुझे उसी बॉम्बे शहर में कोई तकलीफ नहीं दिखती। मुझे लगता है इतना सुंदर शहर कहीं नहीं मिलेगा। तो और इतना अच्छा रहने वाला शहर, बताइए क्या कमी है। मौसम हमेशा अच्छा रहता है, इलाहाबाद की तरह ना कड़ी गर्मी ना कड़ी सर्दी ना रोग, सब क्या मजेदार जगह है। तो मैं सिर्फ वही, मेरे दिमाग में थॉट था कि जब आपके दिमाग जो है वो शांत रहता है तो हर चीजें अच्छी लगती हैं, और नहीं तो हर चीज से आपको तकलीफ होती है। सिर्फ विचार वहीं से आया था। और चूंकि जो फैमिली जहाँ पे हम लोग पले बढ़े हैं ऐसी ही थी, तो वो कहानी अपने आप वहाँ घूम गई। और सबसे मजेदार बात ये हुई कि कुमुद मिश्रा जी भी मतलब मूलतः उनके परिवार के लोग इलाहाबाद से हैं, तो जब कहानी सुनी कि चलो यार करते हैं साथ में, तो वो बड़े मजेदार रहा कि कुमुद जी ने भी समझ लिया और चिड़चिड़े बाप का रोल अच्छे से, और बस हो गई। तो चूंकि कहानी मैंने ही लिखी थी तो स्क्रिप्ट लेवल पे इतनी ही थी, और एक दिन में शूट किया था, तो इससे ज्यादा कुछ था नहीं। एडिट करने में सिर्फ शॉट का अरेंजमेंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन जितना लिखा था उतना ही शूट किया और उतना ही दिख रहा है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। बहरहाल मुझसे अच्छा लिखते हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
आप अपनी तरह से अच्छा लिख रहे हैं, ये भी अपनी तरह से अच्छा लिख रहे हैं। अनग आप जो लिख रहे हैं मैं जब राहुल को पढ़ा तो मैंने एक पाठक के तौर पे पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल। मुझे ट्रॉफी मिल रही है, आप ले लेने दीजिए ना, वो तो उनकी तो किताबें छप चुकी, तो सीनियर है, आप मुझे ट्रॉफी मिलने देनी दीजिए, मिल रही है, आप ले लेंगे वापस।